अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तारिक सर, वेलकम टू जामिन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक जो पहले यूनिट का जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्रीज का एक पार्ट है, क्योंकि कल हमने जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से एएमयू और मोल कंसेप्ट का जो थोड़ा बहुत जिक्र आया, तो इसलिए हमने समझा कि हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो फिर हम जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से। AMU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। तो इसको क्या कहते हैं आप? इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यूनिफाइड मास। तो इसको हम लेटर U से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर U से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास यूनिट का जो कंसेप्ट है, जैसे आपको पता है, जो कोई भी हमारे पास मटेरियल, कोई सबस्टेंस हो, उसका जब हम कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका जब हम मास मेजर करते हैं, हम ऑब्वियसली उसको हम जो कॉमन है हम तो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल्स में मेजर करते हैं। लेकिन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, जो भी कंपाउंड्स थे, उनका कंसेप्ट अलग ही है। क्योंकि 19th सेंचुरी में अगर देखा जाए, उस समय में क्या होता था, इन चीज़ों का, एटमों का जो मास मेजर करना या डिटरमाइन करना या कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय में हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थी। हाँ, आज के दौर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, जिससे हम एक्यूरेट मास मेजर कर सकते हैं किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल का। लेकिन 19th सेंचुरी की बात है, उसमें क्या था, उस ज़माने में क्या था, उस ज़माने में साइंटिस्टों के पास ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया काम, इन्होंने जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने देखा सबसे लाइटर एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे लाइटर एलिमेंट था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। तो हाइड्रोजन था, जो एलिमेंट हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को इन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट मास 1 के बराबर, और इसको बता दिया ये 1 AMU है। और बाकी जो कंपाउंड्स थे और बाकी जो एटम्स थे, उनको कैसे मेजर किया, उनको इसके कंपैरिजन में मेजर किया। तो यही रिलेटिव, यहाँ से आपका रिलेटिव मास का भी कंसेप्ट समझ में आ गया। रिलेटिव मास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके कंपैरिजन में किसी को मास मेजर करना, उसको कहते हैं रिलेटिव मास। फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये एग्जांपल के तौर पे ये समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप शॉप पे जाते हो, आपने 1 kg टमाटो या 1 kg पोटैटो लिया। ठीक है ना, तो 1 kg टमाटो और 1 kg जो पोटैटो है, जब आपने इसको मेजर किया, जब इसके मास को मेजर किया, तो आप किसी के रेफरेंस में इसको मेजर करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे 1 kg का वो आयरन का साइड में होता है, तो उसके रेफरेंस में, उसके मुकाबले में, विद रिस्पेक्ट टू दैट आप इसको मेजर करते हो। तो ये जो आपकी चीज़ों का, जैसे कि जो मैंने टमाटो, पोटैटो के एग्जाम्पल, उनका जो मास बनता है वो रिलेटिव मास बनता है। लेकिन जो हमारे पास वो हमारे पास स्टैंडर्ड था, क्योंकि वो भी किसी का रिलेटिव मास है। जैसे कि ये बहुत सारी हिस्ट्री है, लंदन में इसको प्लैटिनम से बनाया था एक 1 kg का स्टैंडर्ड यूनिट, उसके कंपैरिजन में फिर दुनिया में बांटे ये 1 kg के जो लोहे के होते हैं ना, वो बांट लिए, ये आपके लिए 1 kg का स्टैंडर्ड मास होगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया काम, हाइड्रोजन को उन्होंने क्या एक यूनिट मास ले लिया, एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया। ठीक है ना, तो बाकी जो एटम्स है वो इसके कंपैरिजन में उनको नापा गया। जैसे कि आपको कार्बन की बात करें, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अगर आप देखोगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की अगर आप बात करेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन्होंने बताया ये 12 टाइम्स हैवियर है
फॉर एग्जाम्पल इसका जो एटॉमिक मास 12 AMU, 12 एटॉमिक मास में, इसका मतलब है ये 12 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम था। ऐसे ही जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है, ये टोटल मास, एटॉमिक मास जो होता है वो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। ये बात याद रखना, रिलेटिव मास भी समझा आपने, एटॉमिक मास भी समझा। तो एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन एटम इज कॉल्ड 12 AMU। तो उन्होंने कहा जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है वो 12 AMU के बराबर है। दैट मीन्स दैट इज इट इज 12 टाइम्स हैवियर, 12 टाइम्स heavier to that of the hydrogen atom, to that of the hydrogen atom, ठीक है ना, to that of the hydrogen atom। Similarly अगर हम देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो वो कितना है 14 AMU, 14 AMU, ठीक है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन 7 + 7, न्यूट्रॉन्स भी 7 होंगे, तो प्रोटॉन्स भी 7, 7 + 7 14, तो वही टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 14 AMU वही आता है। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का अगर हम देखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का अगर देखें वो 16 AMU के बराबर है, 16 AMU के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी कि नाइट्रोजन के एटॉमिक मास 14 AMU, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 AMU, दैट मीन्स दिस नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है इट इज 16 टाइम्स हैवियर टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो बाद में क्या हो गया काम, तो इन्होंने एक मतलब कुछ समय के लिए 19th सेंचुरी से चलाया, तो बाद में ये कन्वेंशन चेंज हो गया। तो क्यों कन्वेंशन चेंज हो गया, इसके पीछे एक अलग से थ्योरी है, क्योंकि जब ये कंपेयर करते थे इनके जो मैसेज में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, मतलब उसको मतलब मेजर करने में, क्योंकि कंपैरिजन जब करते थे उनका जो वैल्यू आते थे वो कुछ डेसिमल्स में आते थे। तो ये एक लंबी सी कहानी है, तो आपके सिलेबस में जो आपके नॉलेज के हिसाब से अभी इतना ही है। तो इन्होंने पहले 19th सेंचुरी तक इसको अप टू 19th सेंचुरी इसको स्टैंडर्ड मास माना, इसको हाइड्रोजन को। फिर क्या हुआ 1961 में ये कन्वेंशन चेंज होगी, तो 1961 में इन्होंने ये कन्वेंशन चेंज किया, ठीक है ना। तो इन्होंने जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया, वो किसको लिया, कार्बन 12 को, किसको लिया, कार्बन 12 को लिया, ठीक है ना। तो इन्होंने जो स्टैंडर्ड यूनिट मास लिया वो कार्बन 12 को लिया। तो इसी एलिमेंट को क्यों लिया, ये भी क्वेश्चन है। इतने सारे एलिमेंट्स हैं, चलो ठीक है, पहले उन्होंने हाइड्रोजन के लिया, हमें पता चल गया क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटर एलिमेंट था तो उन्होंने उसको लिया। तो यहाँ पे रीज़न क्या था इसको चूज करने के लिए, किसको, कार्बन को, इसको इन्होंने क्यों स्टैंडर्ड मास लिया, वाई वी फाइंड आउट। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है ना, वाई वी फाइंड आउट द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। इसके पीछे रीजन है, जो कार्बन है ये 17th मोस्ट अबेंडेंट, ये क्वेश्चन पूछी भी गई है, मैं ऐसे ही इसको नहीं लिख रहा हूँ। 17th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट on the earth's crust, in the earth's crust, the earth's crust, ठीक है ना, in the earth's crust। तो ये एक बात थी, इसकी जो अबेंडेंस है वो 99% है कार्बन की, ठीक है ना, 99%। तो बाकी अगर हम एलिमेंट्स देखेंगे वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है ना। कार्बन 12, इसके आइसोटोप्स भी बहुत हैं, कार्बन 13 कार्बन, लेकिन उस समय ये मतलब डिटरमाइन नहीं हुआ था, मतलब ये उस समय ये मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ था इसके इतने सारे आइसोटोप्स, कम ही आइसोटोप्स है इसके। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, कार्बन 13 वो बहुत ही रेयर होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर अगर आप देखो कार्बन 12 ही हर किसी में पाया जाता है, तो इसीलिए इन्होंने कार्बन 12 को ही एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया। नंबर 3 बात ये थी, यही रीज़न था इसको क्यों लिया, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, दैट इज़ नॉट मोस्ट रिएक्टिव, तो ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, ठीक है ना।
नंबर 4th रीजन ये था, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, नॉट लीस्ट रिएक्टिव। तो ये क्या था, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, ये मॉडरेट है, ठीक है ना, लीस्ट। और जो उस समय आइसोटोप्स के पाए जाते थे वो बहुत ही कम थे, आइसोटोप्स ना के बराबर, ठीक है ना। तो इसीलिए ये रीज़न था। अगर आपको ये आया है क्वेश्चन, हम वाई वी फाइंड आउट द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉपर, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि ये 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द टेस्ट है, 99% इसके एबंडेंस है, ये उतना ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, उतना कम भी रिएक्टिव नहीं है, और इसके आइसोटोप्स भी उस समय ज़्यादा पाए नहीं गए थे। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, यहाँ पे भी ये टर्म भी समझाता हूँ। आइसोटोप्स फॉर एग्जांपल जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन बट मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज डिफरेंट, मास नंबर इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो सबका एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन जो इसका कार्बन 12, 13, 14 जो मास नंबर है वो वेरी कर रहा है। तो ये मास नंबर वेरी क्यों कर रहा है, इसमें जो न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, पहले वाले कार्बन में अगर 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, दूसरे कार्बन में क्या है 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है, तो तीसरे में क्या है जिसका 14 मास नंबर है उसमें होंगे 6 प्रोटॉन और 8 होंगे न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे डिफर करता है किसमें, न्यूट्रॉन्स में, किसमें, न्यूट्रॉन्स में। तो आइसोटोप्स, तो इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है मास, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में देखो, हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है 1 1 1 1 1। तो लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मास नंबर वेरी करता है H जिसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसको कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, याद रखा, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, डी से मैं लिखूंगा, इसको ट्राइटियम कहते हैं, मैं टी से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे आपने देखा, सॉरी, यहाँ पे आपने देखा, हाँ यहाँ पे आपने देखा जो कन्वेंशन चेंज हुई वो 1961 में हुआ, तो स्टैंडर्ड यूनिट को माना गया कार्बन 12 को। तो क्यों माना गया उसके पीछे ये रीजंस मैंने बता दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया तो बाकी जो अदर एटम्स थे, अदर एलिमेंट्स थे, उनका मास इसके कंपैरिजन में लिया गया। तो इनका मास जो था वो इनके कंपैरिजन में लिया गया। जो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जो 1 AMU है, जो 1 AMU है, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है ना, ये कुछ 4 फॉर्मूला इसमें बनेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। वो कहा उन्होंने ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम में जनरली हमारा जो इसका लिखने का पर्पज़ है वो इस तरीके से है। तो मास नंबर हम उसके ऊपर लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एलिमेंट x है, ठीक है ना, हमारे पास कोई एलिमेंट x है, यहाँ से इसका हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं इसमें, और इसमें हम इसको मास नंबर लिखते हैं। इसमें हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखने का असल में तरीका है। तो उन्होंने कहा जो 1 AMU है वो किसके बराबर, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम बाय अपॉन 12, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मैंने जो 1 AMU है किसके बराबर होता है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12। अगर इस कार्बन एटम को आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है ना, इक्वल 12 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, फिर उसमें से आप एक पार्ट उठाओगे, जो उस पार्ट का जो मैस होगा वही मैस होगा 1 AMU का।
समझ में आ गया? तो इसका मतलब यही हुआ है 1 AMU का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो अगर हम इस कार्बन 12 एटम को क्या करेंगे, 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, या मतलब इक्वल पार्ट्स में, तो जो एक हिस्सा उसमें से उठाएंगे या 12वां हिस्सा उठाएंगे तो उसका जो मास होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने देखा, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, मैं बता दूंगा बाद में क्यों, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, जो एटॉम हम कहेंगे फिर जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, ये आपने भी सुना भी होगा, कार्बन एटम, वो है 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते, 12 ग्राम पर मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इस ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। तो जब 1 मोल ऑफ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम contains 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। तो मैंने ये लिखा। तो मैं इसको फिर रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकता हूँ ना, 1 मोल किसके बराबर होता है पता है आपको? क्योंकि मैं एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा रहा हूँ, मैंने मोल कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ाया अभी। तो 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, 10⁻, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे कार्बन एटम्स की बात करूँगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसके 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। ये कुछ नहीं होता है, ये नंबर एक होता है जिसको एवोगैड्रो ने दिया है, इसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूँगा 1 मोल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, फॉर सपोज। तो अगर यहाँ पे है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसका मतलब है 1 मोल इसके बराबर है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है ना? 6.023 इंटू 10⁻⁴ कार्बन एटम्स। तो इसको लिख सकता हूँ मैं इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो इसी लाइन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना? इस लाइन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो मैं लिख सकता हूँ ना फिर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, इसको मैं इसमें पुट करता हूँ, फिर इसको मोल में मैं लिख सकता हूँ ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे पुट करता हूँ ना इसमें इस वाले में, तो मैं लिखूंगा ना मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, ठीक है ना, 12 ग्राम डिवाइडेड मोल मैंने ये लिखा 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये मेरे पास नंबर आ गया। तो मैंने कहा इट इज़ ए जस्ट ए नंबर, ये जो नीचे है इट इज़ जस्ट ए नंबर विच वॉज गिवन बाय एवोगैड्रो, इट्स कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। तो मैं फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ 12/Na, तो क्योंकि एवोगैड्रोज नंबर है तो ऐसे भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने लिखा जो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन है वो 12 डिवाइड बाई जो मोल का जो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 12Na। तो आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसको ऊपर से मिटाता हूँ, तो मैं ऊपर लिखता हूँ बाकी जो चीज़ें। ठीक है ना, तो मैं ऊपर आता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर से, जितनी मुझे जगह चाहिए मैं इसको मिटाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट किया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसमें पुट करूँ, किसमें, इसमें पुट करूँ,
ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ फिर 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू, इसको मैंने ये जो है इसको मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक है ना, इसका इसमें। तो मैं कहता हूँ 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मतलब जो एक कार्बन 12 एटम का मास है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना 12 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 रेज्ड पावर 23 इंटू जो इसका अपना ही 12 है ये वाला, ठीक है ना, इंटू 12। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 रेज्ड पावर 23। तो ये हमारे पास 1 AMU आ गया। तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई NA, 1 डिवाइड बाई NA। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये ग्राम के बराबर था ना, 12 ग्राम, तो ये ग्राम के बराबर, ठीक है ना। तो हम यूनिट साथ में लिखेंगे, तो ग्राम के बराबर में। तो यहाँ से आपका जो 1 AMU आया है वो इसके बराबर में आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 AMU, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो, अगर हम इसको 1 AMU इसका तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये वाला नंबर है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें उसका वैल्यू बहुत ही छोटा आ जाएगा। क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। 6.023 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। तो अगर इसको हम लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर -24, प्लस माइनस माइनस। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसकी कैलकुलेशन। तो 1 AMU किसके बराबर हमें आ गया, 1 AMU हमारे इसके बराबर आ गया 24 ग्राम। तो आपको यहाँ पता चल गया एक ये AMU में कितने ग्राम होते हैं, 1.66 इंटू 10 रेज़्ड पावर -24 ग्राम्स। तो एक AMU में आपके इतने ग्राम्स होते हैं। तो क्वेश्चन इस पे क्या पूछे जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल इस पे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट देयर इन 1 AMU। हाउ मेनी, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है हाउ मेनी ग्राम्स और प्रेजेंट देयर इन 1 AMU। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया तो आपको पता है, तो एक AMU में कितने ग्राम है, 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा दूँ और थोड़ा करना है हमें। तो और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है हमें, फॉर एग्जांपल आपका जो मैथ्स है वो ग्राम में दिया है, ठीक है ना। आपका मैथ्स ग्राम में दिया है, उसको AMU में आपको चेंज करना है, ठीक है ना। मैंने इसको मिटा दिया। आपका जो मास है वो ग्राम में दिया होगा, ठीक है ना। इसको आपको चेंज करना है किसमें, AMU में। तो आप यहाँ से ये वाला जो हमारे पास है, जो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे बनता है AMU इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपके पास ऐसे बनती है ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास ऐसे बनती है। फॉर एग्जांपल आपके गिवन मास है, कोई मास है आपके पास, मास ऑफ एटम दिया होगा, मास ऑफ एटम दिया होगा इन ग्राम दिया होगा, ठीक है ना। मास ऑफ एटम इन आपको AMU में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो नीचे आप ये नंबर लगाओ देखिए, ठीक है ना, 1.66 इंटू 10 रेज़्ड पावर -24 ग्राम पर AMU। ये है ना ग्राम पर AMU, मैंने वही लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा 1.66 इंटू 10 रेज़्ड पावर -24 ग्राम पर AMU। तो 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ से ग्राम और ग्राम कैंसिल होता है, आपका जो मास ऑफ जो आइटम का गिवन होगा उसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके वो AMU में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया है, आपके पास दिया है हाइड्रोजन एटम का मास दिया है। एक्सपेरिमेंटली जो हमारा हाइड्रोजन एटम का मास है, एक्सपेरिमेंटली जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो दिया है आपके पास। क्वेश्चन में आपके पास दिया है जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो कितना दिया है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है ना। आपको क्या करना है काम, जो हाइड्रोजन का मास है वो एएमयू में आपको कैलकुलेट करना है। किस में करना है, तो आप डायरेक्ट, तो आपके पास ग्राम में दिया है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मास ऑफ एटम इन ग्राम जो आपको हाइड्रोजन एटम दिया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1.67 इंटू 10⁻²⁴ ग्राम डिवाइडेड बाई 1 जो आपके ये वाला नंबर आ गया यहाँ से कैलकुलेट करके 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर एम। तो ये कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1.67 इन डिवाइड बाई 1.66 वो कितना आ जाएगा हमारा 1.0078 AMU। या इसको आप ये भी कह सकते हो ना, ये था मास ऑफ हाइड्रोजन एटम AMU, या HU भी इसको कह सकते हैं 1.0078 कि इसका यूनिफाइड मास है। ठीक है ना, आजकल ऐसे ही लिखते हैं, लेटर यू से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप खुद ही, मैंने जो कल जो लेक्चर में बताया था, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर सकते हो AMU, तो खुद कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कल निकाल दिया। आपके पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैंने कल आपको बता दिया था ना, वो निकाल दिया। कितना था, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम था। तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन AMU करना है, यहाँ पे आपको लगाना है 1.9 इंटू 10⁻28 ग्राम लगाना है। ठीक है ना, तो नीचे आपका यही रहेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम, तो AMU का रिजल्ट आएगा। वो कितना आ जाता है मेरा, अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे 5.4858 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ AMU, 10⁻⁴ AMU। ये आपका किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास है AMU में आ जाएगा। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें लगा दोगे थी ना, वो ग्राम में है आपके पास ऑलरेडी, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में है ना, 9.1 इंटू 10⁻28, यहाँ से ऐसे ही रहेगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता चल गया। ठीक है ना, तो ये था सब कुछ किसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। तो इसका फिर जैसे कि एवोगाड्रो नंबर, मोल कंसेप्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो वीडियो अपलोड करेंगे। तो यहाँ तक जितने भी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, किसी जगह कुछ रह तो नहीं गया है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, तो हम उनका आपको आंसर दे सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।